तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। इलेक्शंस का दौर चल रहा है, आखिरी 10 दिन हैं। हर पार्टी, हर शख्स, हर वोटर, उसकी ज़ुबान पे एक ही शब्द है, इस बार कौन जीत के आएगा। हम किसी किस्म का कोई क्यास नहीं लगा रहे कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन एक नई डेवलपमेंट जो इस बार देखने को नज़र आ रही है वो है कि ग्लैमर की दुनिया से जुड़े लोगों से आम वोटर का मोह भंग होता नज़र आ रहा है। मैं पिछले 3-4 दिन से जिन जिन कॉन्स्टिट्यूंसी पे फिल्म इंडस्ट्री से या टेलीविज़न इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहा था तो बहुत सारे आश्चर्यजनक खुलासे हुए। अब वो बात पुरानी हो गई जब आप लोग क्रिमिनल्स इन पॉलिटिक्स की बात करते थे कि जब एक क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला जिसकी बैकग्राउंड जराइम पेशा होती है, वो लोग इलेक्शन लड़ते हैं और बड़े आराम से जीत जाते हैं और जेल में बैठ के भी जीत जाते हैं। एक ज़माने में वो खबरें बना करती थी, लेकिन आजकल हर तीसरा आदमी जो इलेक्शन जीत के आता है, पार्लियामेंट की हो या एमएलए की हो या कारपोरेटर की हो, उसके खिलाफ कोई ना कोई मुकदमा दर्ज होता है। वो भले कुछ सिविल डिस्प्यूट का हो या क्रिमिनल डिस्प्यूट का हो, और बहुत सारे तकरीबन 22% लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ संगीन आपराधिक मामले चल रहे हैं। दर्जनों कत्ल के केस चल रहे होते हैं, लेकिन वो शख्स मेंबर पार्लियामेंट बन के आ जाता। क्या कमियां हैं हमारे सिस्टम में कि जिन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए वो हमारी संसद में जाके बैठते, प्रधानमंत्री की आंखों से आंखें मिलाते, स्पीकर के सामने खड़े होके भाषण देते। ऐसे लोग एक नहीं सैकड़ों हैं, दर्जनों भी नहीं सैकड़ों। और जब वो आदमी क्रिमिनल बैकग्राउंड वाला, एक तो छात्र क्रिमिनल होते हैं जो चोरी, लूट, मार, अटेम्प्ट टू मर्डर या आतंकवादी गतिविधियों में शामिल इस किस्म के लोग होते हैं। वो इलेक्शन लड़ इसलिए लेते हैं क्योंकि उनके खिलाफ किसी भी केस में सज़ा नहीं हुई होती। अगर हुई होती है तो वो लोअर कोर्ट की सज़ा को ऊपर वाली कोर्ट में चैलेंज किया होता है। उनको ये बहाना मिल जाता है कि मेरा गुनाह अभी तक साबित नहीं हुआ। और हैरानी की बात यह है कि इस किस्म के लोग, मैं नाम नहीं लूँगा किसी के भी, किसी पार्टी का नाम नहीं लूँ, क्योंकि हर पार्टी में ऐसे लोग हैं, हर पार्टी में। सिर्फ अगर आप एग्जाम्पल देनी हो तो एक्सेप्शन, वो कम्युनिस्ट पार्टियां हुआ करती थी एक ज़माने में, सीपीआई, सीपीएम, इस किस्म की पार्टी, जिनके किसी भी कैंडिडेट के खिलाफ कोई इस किस्म का मुकदमा नहीं होता था। वो होता था तो पॉलिटिकल केसेस होते थे, दफ़ा 44 तोड़ने का केस, कोई सरकार के खिलाफ मुजाहरा करने का केस, इस किस्म के केस, लेकिन ये संगीन इल्ज़ाम नहीं होते थे। और अनफॉर्चुनेटली आजकल की तकरीबन हर पार्टी में ईमानदार लोग कम हैं और खाऊ लोग ज़्यादा। और दौड़ ये चल रही है अनफॉर्चुनेटली कि कितने चोरों को आप दूसरी पार्टी से निकाल कर
अपनी पार्टी में शामिल कर सकते। ये एक इशू है, आप सबको पता है, आप सब जानते हो। है बात कर रहे थे कि इसके साथ साथ एक और इसी किस्म का तंत्र जुड़ा हुआ है। फिल्म इंडस्ट्री, द ग्लैमर इंडस्ट्री, टेलीविजन इंडस्ट्री, सिंगर, एक्टर, आर्टिस्ट, डांसर, इस किस्म के लोग। एक और भी क्लास हुआ करती थी, आजकल बहुत कम हो गई। वो होती थी राजा महाराजाओं की क्लास। पुराना राजा, राजाओं टिमका, राजाओं फलाना, राजकुमारी वहाँ की, राजकुमारी वहाँ की, राजमाता यहाँ की, इस किस्म के लोग बहुत थे राजनीति में। आपको शायद पुराने समय की बात याद नहीं होगी, जब लोकसभा में एक बार 21 राजघराने के लोग मेंबर पार्लियामेंट थे। खैर, उनका भी दोष नहीं, लोग अपने राजा महाराजाओं की पूजा करते हैं, लेकिन हैरानी तब होती है जब फिल्म इंडस्ट्री के वो लोग जो पुरानी हस्तियों के किरदार निभाते हैं, एक्टिंग करते हैं वो बनने की, और उसके उनको पैसे दिए जाते हैं प्रोड्यूसर्स की तरफ से। वो महाभारत का किरदार हो, रामायण का किरदार हो, रानी झांसी का किरदार हो, 1857 के गदर के किरदार हो, यहाँ हमारी आज़ादी की मूवमेंट के समय से चलते हुए शहीद हों। किसी एक्टर ने शहीद आजम भगत सिंह का रोल किया, किसी ने शहीद उधम सिंह का किया, किसी ने राजगुरु का किया, किसी ने सुखदेव का किया, किसी ने तानाजी कोली का किया। अगर इस किस्म के बहुत से किरदार लोग निभाते, कोई शिवाजी महाराज बन गया, कोई इस किस्म, और उन लोगों को हम सर आँखों पे बैठा लेते हैं कि जैसे वो लोग उन हमारी महान हस्तियों के साक्षात सामने नजर आने वाले रूप हैं। अरे भाई, कृष्ण जी महाराज का रोल करने से आप कृष्ण भगवान नहीं बन जाते। आप राम जी का रोल करने के लिए राम भगवान नहीं बन जाते। आप सीता का रोल करने से सीता माता नहीं बन जाते। लेकिन हवा ऐसी क्रिएट की जाती है कि लोग उनके पाँव हाथ लगाते। मंदिर जाना छोड़ के इन लोगों की राजसी रैली में सिर्फ इसलिए जाते हैं कि वहाँ पे राम जी के दर्शन होंगे, और उन गोविल नाम नहीं उनको याद होता। उनको ये याद होता है कि वो जो रामायण में राम जी बने थे। कमाल। अगर हमारा लोकतंत्र इस किस्म के नकली किरदार निभाने वाले लोगों पे ही आधारित है, तो कौन सा भगवान बचाएगा इस देश को, मुझे पता नहीं। मैं किसी भगवान का नाम भी नहीं लेता, क्योंकि भगवान का इसमें कोई दोष नहीं है। दोष तो हमारे उन नकली पैरोकारों का है जो ऐसे लोगों को भगवान बना के प्रस्तुत करते। जैसे आपने किसी ड्रेस एम्पोरियम में, जहाँ जहाँ पे हाई एंड फैशन आइटम्स मिलती है, वहाँ पे मैनीक्विंस लगी होती है, काले रंग की, गोरे रंग की, इस किस्म की, उसमें कपड़े पहनाए होते हैं, पुतला होता है, उसमें कोई माइकल जैक्सन होता है, कोई एलिजाबेथ टेलर होती है, कोई इस किस्म। तो उनके ऊपर, उस मैनीक्विन, उस पुतले के ऊपर जो कपड़े सजाए गए, बिकते तो वो कपड़े हैं, मैनीक्विन कोई खरीदता नहीं है। वो एक दिखावा है, एक भरम है। बस उसी भरम में हम लोग फंसे हुए। आज मैं 2-3 दिन से, आज भी बहुत लोगों से बात हुई, पता चला कि जितने लोग फिल्म इंडस्ट्री के
या थिएटर के या टेलीविज़न के या सिंगर गायक, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन सबकी हालत पतली, बुरा हाल। दिल्ली के एक हलके में मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार का मुकाबला। मैंने उस इलाके के बहुत से लोगों से बात की। अब उनका कहना कहाँ तक सही निकलेगा नहीं निकलेगा, इससे मेरा कुछ लेना देना नहीं, लेकिन लोगों ने ये कहा कि अब नौटंकी नहीं चलेगी। मैं डिटेल में ज़्यादा नहीं जाऊँगा। इन लोगों को अभी नौटंकी कहने जाने लगा। काम तो नौटंकी का ही करते हैं। एक ज़माने में थिएटर को, फिल्मों को नौटंकी कहा जाता था, और आज लोगों को इतने दहाकों के बाद वो शब्द याद आया। उसी तरह मेरठ से इलेक्शन लड़ रहे हैं अरुण गोविल, रामायण के राम जी, उनकी हालत बहुत पतली। इसी तरह हेमा मालिनी आगे तो कई बार इलेक्शन जीती है, लेकिन कहा जाता है कि इस बार उनसे उत्तर प्रदेश की गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। वो तो गाड़ी से निकलती ही नहीं है बाहर अपनी एसी गाड़ी से, और जब एमपी बन के चली गई पिछली 2 बार, तो कभी वापस अपने हलके में नहीं गई। उसके पहले उनके पति देव धर्मेंद्र जी, वो भी राजस्थान के शिखर से एमपी बने थे, कभी नहीं गए। तभी तो पोस्टर लग गए थे शिखर में कि हमारा एमपी गुम है, गुमशुदा की तलाश। किसी मनचले ने तो 5 लाख का इनाम भी रख दिया था। उसी तरह उनके परम पुत्र सनी देओल भारतीय जनता पार्टी की टिकट से गुरदासपुर से इलेक्शन जीते, कभी नजर नहीं आए आज तक। 5 साल में गुरदासपुर के लोगों ने उनकी शक्ल नहीं देखी। अब अच्छा हुआ उनको टिकट नहीं दी गई। अब वही हाल हेमा मालिनी जी का होने वाला है। पोस्टर तो वहाँ भी लग गए थे उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कि हमारी एमपी में से गए। आपको याद होगा इसके पहले समाजवादी पार्टी की एमपी हुआ करती थी जयप्रदा, आजकल कहाँ है कुछ पता नहीं। इसी तरह बहुत से और एक्टर हैं। एक और कैंडिडेट मेरठ से इलेक्शन लड़ रहे हैं अरुण गोविल, और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हल्के से गोरखपुर से रवि किशन, एक और फिल्मी हस्ती हैं, बोलते हैं बुरी तरह हार रहे हैं वहाँ पे। क्यों ऐसे लोगों को टिकट दी जाती है जो एक बार जीतने के बाद अपने हलके में आते नहीं? वही हालात दूसरी पार्टियों के भी हैं। आम आदमी पार्टी ने एक क्रिकेटर को हरभजन सिंह को राज्यसभा का मेंबर बना दिया। आज तक उनकी कभी राज्यसभा में शक्ल नजर नहीं आई। सेलिब्रिटी है, टीवी शो करते, क्रिकेट की कमेंट्री करते, पहले गेंदबाजी किया करते थे, फिरकी फेंकते थे। जीत के आने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए ले दे के राज्यसभा के मेंबर बन गए। उसके पहले हमारे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, वो भी राज्यसभा के मेंबर बने। कभी आपने आज तक राज्यसभा में देखा? एक बार खड़े हुए थे बोलने के लिए और राज्यसभा के मेंबर ने उनको बोलने नहीं दिया था। ये हमारा सत्कार है हमारे भारत रत्न के लिए। इसी तरह और जितने फिल्मी सितारे कलाकार, पंजाब की हालत देखे तो बहुत बुरी हालत। फरीदकोट की सीट से
बहुत बड़े सिंगर पंजाबी के, हंसराज हंस, जो दिल्ली से एक बार एमपी रह चुके। बीजेपी ने अभी दिल्ली की 7 सीटों में से 6 कैंडिडेट बदल दिए, एक को रखा, वो मनोज तिवारी। उसकी हाल पतली, हमने आपको बताया, कन्हैया कुमार ने उसको लपेटे में ले लिया। कन्हैया कुमार की मीटिंग में हज़ारों लोग होते हैं और मनोज तिवारी की मीटिंग में सैकड़ों भी नहीं होते। अब हंसराज हंस एक सिंगर आदमी, क्लासिकल सिंगर है, बढ़िया गाता है, नो डाउट, लेकिन गांव वाले उसको घुसने नहीं देते गांव में, उनको प्रचार करने का मौका ही नहीं दिया। और उनके सामने ये बीजेपी के कैंडिडेट हैं हंसराज, जहाँ दिल्ली से निकाल के उनको दिल्ली निकाला दे के पंजाब भेज दिया और वहाँ पे बुरे फंसे। अगर बीजेपी को लगता कि उनके बीजेपी के नाम से वो किसी को भी जिता सकते हैं, तो हंसराज हंस को दिल्ली से टिकट क्यों नहीं दिया? बलि का बकरा बनाना था, पंजाब भेज दिया, बना दिया। और वहीं पे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भी एक सिंगर है, फिल्मों में भी काम करते हैं, पंजाबी फिल्मों में, उनकी हालत भी बहुत बुरी है। तो कहीं ना कहीं जो ग्लैमर की दुनिया से जुड़े हुए कैंडिडेट जब राजनीति में आते हैं तो वो उस ग्लैमर को साथ लेके आते हैं। हालांकि राजनीति ग्लैमर नहीं है, ये तो लोगों से जुड़ी हुई एक जमात है। आपको गांव में जाना पड़ता है, हर किस्म की जगह पे जाना पड़ता है, और अगर आप गांव में जाके अपना नाक बंद कर लेते हो, इसका मतलब आप गांव के साथ जुड़े हुए नहीं, आपको बदबू आती है गांव से। हेमा मालिनी कभी भी किसी गांव में जब जाती हैं तो मुंह और नाक ढका होता है, थोड़ी सी धूप होती है तो सर पे छतरी होती। किसी गांव का नाम अगर हेमा मालिनी को मालूम हो तो आप बता दीजिए। इसी तरह स्मृति ईरानी क्या कलाकार थी, लोग सब काम धंधे छोड़ के उनका प्रोग्राम देखने बैठ जाते थे, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। आज तो वो सास से भी बहू से भी बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन उनकी हालत भी कहते हैं बहुत बुरी। उन्होंने तो प्रचार करना ही छोड़ दिया था अपने इलाके में कि अब की बार आखिरी बार, 400 पार तो दूर की बात। तो दोस्तों, ये हालात हैं हमारे फिल्म इंडस्ट्री। वो ज़माना गया जब लोगों में काम करने वाले फिल्मी अदाकार राजनीति में आते थे। सुनील दत्त जैसे लोग बहुत काम किया उन्होंने। मुंबई में एक और कलाकार हैं बलदेव खोसा, फिल्म इंस्टीट्यूट पूना से पढ़े हुए, बहुत हिंदी पंजाबी फिल्में की, लेकिन अपने इलाके का काम करते थे। लेकिन आजकल काम करना छोड़ के सिर्फ सेलिब्रिटी स्टेटस, ग्लैमर का सहारा लेके इलेक्शन लड़। और मेरे मित्र मुझे बता रहे थे मंडी से, हिमाचल से, जहाँ वो कंगना रनौत वो इलेक्शन लड़ रही, 4 सेंटेंस सीधे बोलने नहीं आते, पता नहीं क्या बोलती हैं, समझ में नहीं आता कि वो किस देश की बात करते हैं, वो भी समझ नहीं आता। अब उनको टिकट मिल गया, अब लगता है कि हम तो जीत ही जाएंगे। जैसे हमारी फिल्में हिट हो जाती हैं, हम पॉलिटिक्स में भी हिट हो जाएंगे, लेकिन हालत बहुत पतली है उनकी। तो दोस्तों, इस किस्म के जितने फिल्मी सितारे, एक और हुआ करते थे परेश रावल, अभी पता नहीं इलेक्शन लड़ रहे हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता, शायद छोड़ दिया, वो जल्दी समझ गए। राज बब्बर नहीं आए मैदान में। तो हर वो आदमी जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था,
आज के दिन या तो मजबूरी में है या मजदूरी में है। पार्टी का हुक्म, मजबूरी, या और कोई काम धंधा नहीं है, फिल्में मिलती नहीं हैं, टेलीविज़न में रोल नहीं मिलता है, सीरियल में काम नहीं मिलता, एक्टिंग आती नहीं, तो चलो पॉलिटिक्स में चले जाते हैं। द लास्ट रिफ्यूज ऑफ द स्काउंड्रल्स। और देखिए, वो फिल्म इंडस्ट्री जो समाज का आईना मानी जाती, आपको याद है कि वो फिल्म कब बनी थी? रोटी कपड़ा और मकान, तकरीबन 40 साल पहले, उससे भी ज़्यादा है। क्या इश्यू था उस फिल्म का? विषय क्या था? रोटी, कपड़ा और मकान। क्या आज वो समस्या खत्म हुई? आज भी पॉलिटिकल पार्टीज का वही नारा है कि आपको रोटी देंगे, कपड़ा देंगे और मकान देंगे। कितनी पार्टियां आई, कितनी गई, लेकिन समस्या वही की वही। ये गाना था शायद उसी फिल्म का, मैं फिल्में देखता नहीं हूँ। बाकी जो बचा था महंगाई मार गई, 40 साल पुराना गाना। क्या आज महंगाई खत्म हो गई? समस्या तो वही की वही खड़ी है। 78 में देवानंद की फिल्म आई थी, मैं तभी हिमालय फिल्म में उनके भाई की कंपनी में काम करता था। साहेब बहादुर जो चेतन साहब ने बनाई थी, हीरो देवानंद साहब थे, उसमें गाना था महंगाई के ऊपर, जिसमें गाने में एक शब्द आता था, सोने के भाव मटर बिकते हैं, मटर, पीस, ग्रीन पीस। और उसमें एक दूध वाले के साथ उनका डायलॉग था कि भाई ये बताइए इस पानी में कितना दूध है, मिलावट की बात की हुई। तो समझ 78, 22 साल और 24 साल, 46 ईयर्स, क्या बदला है देश में? वही तो है जो पहले था, वही बेरोजगारी, वही 2 बीघा जमीन, आज भी वही है। किसानों की हालत, मल्लाह साहनी की फिल्म देखी होगी, सुनी होगी आपने, 2 बीघा जमीन या 2 आंखें 12 हाथ। ये पुराने ज़माने की फिल्म है जो हमने जवानी में देखी। देश का दर्द नजर आता तो काबली वाला, देश के हालात क्या है नजर आती। लेकिन आज खड़े तो वहीं पे हम लोग। बदला क्या? कांग्रेस गई, जनता दल आया, जनता दल गया, बीजेपी आ गई, बीजेपी गई, कांग्रेस आ गई, कांग्रेस गई, बीजेपी आ गई। क्या बदला? क्या खोया? क्या पाया आपने? हालात तो वही के वही। सो दोस्तों, इलेक्शनों के दौर में कभी कभी इलेक्शन की बात कर लेनी चाहिए। ये कोई लोगों का मन परचावा करने का साधन नहीं। आजकल पॉलिटिकल पार्टीज ने वोटरों को वोट मांगने के लिए पूरा चोन प्रचार जो है वो इश्यूज को छोड़ के इवेंट मैनेजमेंट बना दिया। सब फिक्स किया जाता है, लाइट, कैमरा, एक्शन जो फिल्म में होता था। हर नेता भाषण शुरू करने के पहले देखता है लाइट बराबर है, कैमरा बराबर है, और फिर इशारा करता है एक्शन, और कैमरा रोल हो जाता है, फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाती है। हम रियलिटी से, रियल से रील तक पहुंच गए, रियलिटी से फिल्मों तक पहुंच गए। पहले हमारे किरदार को फिल्म इंडस्ट्री वाले पोर्ट्रे करते थे, अब हम लोग फिल्म इंडस्ट्री की नकली कहानी, नकली स्क्रिप्ट, नकली किरदार, नकलीपन, उसको पोर्ट्रे करते हैं वोट मांगने के लिए। इससे ज़्यादा रसातल की तरफ हम
कब जा तक। खैर, अब 10 दिन की बात है, ये माहौल खत्म हो जाएगा। जुआ चल रहा है, बैटिंग चल रही, 6 लाख करोड़ रुपए का जुआ इलेक्शन पे लग चुका है। 16-17 करोड़ की बैटिंग पिछले 1 साल में सिर्फ क्रिकेट पे और पॉलिटिक्स पे लग चुकी है। सरकार को क्या मिला? जो लोग ऑफिशियली चला रहे हैं वो तो 20% टैक्स दे देते होंगे, लेकिन जो दुबई में बैठ के, बहामास में बैठ के, चाइना में बैठ के, अपने सर्वर वहाँ पे रख के बैटिंग का धंधा चला रहे हैं, वो पैसा कहाँ गया, कब आएगा वहाँ? पहले लोग क्रिकेट मैच देखते थे टाइम पास के लिए कि हमारी टीम, देश की टीम जीत रही है या हार रही है। देश की टीम हारती थी तो लोग गुस्से में आके टेलीविजन सेट तोड़ देते थे। आजकल कोई टीवी नहीं देखता, मोबाइल फ़ोन लेके बैठते हैं, उसमें देखते हैं, बटन लिया हुआ बैटिंग का, जुआ खेलने का। अभी कौन सा प्लेयर कौन सी गेंद खेलेगा, इमीडिएटली बटन दबा के पैसा दबा देते हैं। इतना पैसा लगाया जो चौका लगेगा या छक्का लगेगा, यहाँ 1 रन मिलेगा, वो गया आपका पैसा। आपने चौका लिखा, उसने 1 रन भी नहीं बनाया, 3 भी बना लेता तो भी आपको कुछ नहीं मिलता। तो आजकल गेम सिर्फ जुआ खेलने के लिए देखी जा रहे हैं। कमाल है, ये हमारा देश तरक्की कर रहा है। तो आने वाले दिनों में इसी किस्म के देश के साथ जुड़े अंडरवर्ल्ड तो चलता रहेगा दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ा अंडरवर्ल्ड आज के दिन में ये पॉलिटिशियनों का अंडरवर्ल्ड है। एक पार्टी का सबसे बड़ा चोर जब हाकिम पार्टी में जाके मिल जाता है तो उसके सब गुनाह माफ़ हो जाते। मेरे मुंबई के मित्र ने आज कहा कि एक गाना था फिल्म में, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। वही हालात आज हमारी पॉलिटिक्स का। हमारी पार्टी जो दूसरी पार्टियों के पापियों को अपनी पार्टी में शामिल करते हैं, उनकी गंदगी से वो पार्टी भी गंदी हो गई। हर पार्टी के साथ ऐसा ही। आप जब बाहर की गंदगी अपने घर में लाओगे तो उस बदबू से आपको कौन बचाएगा? शायद आहिस्ता आहिस्ता लोग समझने लगे। अच्छा हो कि जल्दी समझ जाएं, इसके पहले कि बहुत देरी हो जाए, गाड़ी छूट जाए। समय पे घर से निकलो, समय पे स्टेशन पहुंचो और अपनी सीट पे जाके बैठो। अगर लेट हो गए, वो गाड़ी नहीं मिलेगी, अगली गाड़ी मिलेगी, तब तक बहुत देर हो गई हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।